हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम यहाँ पर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे एग्जाम में कई बार सवाल आ चुके हैं और टॉपिक का नाम है सेल या जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो देखिए, अगर सेल की बात की जाए तो इस दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, सभी के जीवन की शुरुआत जो है वो एक कोशिका से हुई है। चाहे वो मैं हूँ, आप हैं, एक छोटा सा बैक्टीरिया है, बड़ा सा हाथी है, कोई भी है, हर चीज़ के जीवन की शुरुआत जो है वो सेल से हुई है। ये चीज़ आपको याद रखना है, एक्सेप्ट वायरस, वायरस को छोड़कर। तो सेल की अगर मैं बात करूँ तो सेल को जीवन की आधारभूत इकाई कहा जाता है। सेल को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लिविंग बींग्स हैं जिनके पास केवल एक ही सेल है और ऐसे जीवों को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनको हम कहते हैं एकल कोशिकीय जीव। बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं। जैसे हम अपनी बॉडी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमंस की बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, यानी बहुत सारी कोशिकाएं मौजूद हैं। तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनको हम कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। अब देखिए, सेल जो होता है, इसका आकार, इसकी शेप जो है डिपेंड करती है आपकी बॉडी में वो किस तरीके का काम कर रहा है। जैसा वो काम कर रहा होगा, जो वो कार्य कर रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है इसकी शेप डिसाइड होती है, इसकी शेप होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया को किसने बताया कि भाई सेल जैसी कोई चीज़ है। तो इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं कि आखिरकार वो कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि भाई देखो, सेल जैसी कोई चीज़ मौजूद है। तो मेरे बैकग्राउंड में आप जिस वैज्ञानिक को देख रहे हैं, ये वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने जनरली, अगर मैं बात करूं, 1665 में बता दिया दुनिया को कि सेल जैसी कोई चीज़ मौजूद है। ये कई बार एग्जाम में सवाल आ जाता है। इनके पास एक माइक्रोस्कोप था। अब इनके पास एक लकड़ी का टुकड़ा, जिसे हम कॉर्क कहते हैं, उसको जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो इनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया, जैसे ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर। यहीं से इन्होंने दुनिया को बताया कि जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम सेलुआ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेलुआ बोला जाएगा। सेलुआ जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है छोटे कमरे, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, या जिसे हम कहेंगे छोटे कमरे। अंग्रेजी में इसी सेलुआ को सेल कहा जाता है। अंग्रेजी में इसी सेलुआ को सेल या इसी सेलुआ को कोशिका कहा जाता है। तो रॉबर्ट हुक वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की, लेकिन जो सेल इन्होंने खोजा वो सेल था डेड सेल, वो मृतक कोशिका थी, वो डेड सेल था, वो मृतक कोशिका थी। ये चीज़ आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, इनकी बहुत ही फेमस किताब, जिस किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया, उसमें दिया हुआ है। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। अब बात यहाँ से एक छोटी सी बेसिक चीज़ की कि जो सेल होता है, कोशिका जो है, इस कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को बेटा हम साइटोलॉजी, या इसे हम कहते हैं कोशिका विज्ञान। इसको हम कहते हैं कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी बोला जाता है, याद रखेंगे। और कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन हैं? वो हैं आपके रॉबर्ट हुक साहब। वो हैं आपके रॉबर्ट हुक साहब। लेकिन कहानी यहाँ पर नहीं रुकी। कहानी जो है वो यहाँ पर नहीं रुकी। जब इन्होंने दुनिया को बता दिया कि भाई सेल जैसी कोई चीज़ मौजूद है, तो अब इसके बाद वैज्ञानिकों ने आगे और रिसर्च की, तो इन्होंने ये पाया, एक और महान वैज्ञानिक है जिनका नाम है एंटोनियो वैन लीवेनहुक। लीवेनहुक साहब ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज कर दी। इन्होंने क्या किया? लिविंग सेल को खोज दिया, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि भाई जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो ये महान वैज्ञानिक हैं एंटोनियो वैन लीवेनहुक। याद रखना है, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। ये आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने ये खोज कैसे की? एक्चुअल में इनके पास थोड़ा सा एडवांस माइक्रोस्कोप था, वैसा माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक के पास नहीं था। घूमने फिरने के बड़े शौकीन थे, तो कहाँ गए? तालाब का, एक बार ऐसे ही घूमने फिरने किसी गार्डन में गए, वहाँ पर इन्हें मिला तालाब, और उस तालाब के पानी को इन्होंने क्या किया? लिया, और लाकर इन्होंने अपने घर में उस माइक्रोस्कोप के अंदर उसको एग्जामिन किया। तो इन्होंने पाया कि जो तालाब का पानी है उसमें इन्हें चार चीज़ें मिली।
क्या मिली भाई? 4 चीज़ें। एक तो उसके अंदर इनको मिला बैक्टीरियल सेल जिसे हम कहते हैं जीवाणु कोशिका। एक तो उसके अंदर इनको मिला बैक्टीरियल सेल जिसे जीवाणु कोशिका कहा जाता है, याद रखेंगे। साथ में इसी पानी में मिला स्पर्म जिसको हम कहते हैं शुक्राणु। इसी पानी के अंदर इनको मिली आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स मिली, लाल रक्त कोशिकाएं मिली, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसी पानी में इन्हें प्रोटोजोआ भी मिला, इन्हें प्रोटोजोआ भी मिला। तो याद रखेंगे एंटोनियो लेवेनहुक जो हैं वो दुनिया के पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, दुनिया के पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। यही रीज़न है कि इनको हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक जो है इन्हीं को कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए जो कि बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद आगे वैज्ञानिक आते हैं। तो वैज्ञानिकों ने दिया कोशिका सिद्धांत। 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम है शेल्डन और दूसरे का नाम है श्वैन। 1838 से लेकर 1839 का वो समय था जब इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये बता दिया कि देखिए इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके जीवन की शुरुआत जो है वो कोशिका से हुई है, यानी सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और साथ के साथ सारे जीवित जीव जो हैं कोशिका से ही बने हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे कि आखिरकार नई कोशिका बनती कैसे है। तो नई कोशिका जो बनती है वो बनती है कोशिका विभाजन के माध्यम से, यानी पहले से मौजूद जो कोशिकाएं होती हैं वही नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये बात 1855 में रेडोल्फ वर्च्यू साहब ने बता दिया और इसी के साथ जो है कोशिका सिद्धांत पूर्ण हो गया। इनके द्वारा एक वाक्य भी कहा गया, जो वाक्य कई बार एग्जाम में सवाल में आ जाता है। वो वाक्य क्या था? ओमनियस सेलुआ ई सेलुई, यानी पहले से मौजूद नई कोशिका से, पहले से मौजूद कोशिका से ही नई कोशिका बनती है, याद रखेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर आपको एक हायरार्की भी याद रखनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोशिका से मिलकर बनते हैं टिश्यूज। टिश्यूज यानी ऊतकों का निर्माण होगा, ऊतक बनेंगे। ऊतकों के समूह से तैयार होता है अंग, जिसे हम अंग ऑर्गन कहेंगे। ऑर्गन के ग्रुप से बनता है ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं अंग तंत्र, जिसको हम अंग तंत्र बोलते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और अंग तंत्र जब बन जाएगा तो एक जीव का विकास होता है, एक ऑर्गेनिज्म का विकास होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कोशिकाओं की पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे जीव होंगे जिनके शरीर में केवल कोशिका ही होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनमें केवल टिश्यूज मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ये चीज़ और मैं बता दूं, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अलग टाइप की कोशिकाएं होंगी और उनका साइज डिपेंड करेगा कि वो काम क्या कर रही हैं। हमारी बॉडी में सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तंत्रिका कोशिका जो है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं में आती है, याद रखेंगे। श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें हम WBCs कहते हैं, बेटा ये अपना आकार बदल सकते हैं, ये अपना आकार चेंज करने में सक्षम है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जैसे सबसे पहला सवाल है, अगर आपसे पूछा जाए गोल्जाई उपकरण यानी इनका जो मैच्योर फेस होगा वो कैसा होगा, तो याद रखेंगे इसका आंसर है कॉनकेव, अवतल जैसा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, कोशिकांग राइबोसोम RNA और प्रोटीन से बना होता है। कौन सा ऐसा कोशिकांग है, वो कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसमें राइबोसोमल RNA और प्रोटीन मौजूद होगा, तो कौन है बताओ? राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, गोल्जाई बॉडी है या फिर लाइजोम है? तो याद रखना है न्यूक्लियस। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो याद रखेंगे यही होगा आंसर, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपके सामने है, कोशिका में प्रोटीन या कोशिका में डैश प्रोटीन डैश में संश्लेषित होता है, बताओ हमारे सेल के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होगा? ये कई बार एग्जाम में सवाल आता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जाई एपरेटस में, न्यूक्लियस में या फिर बेटा राइबोसोम के अंदर? तो मुझे जरा जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका कहाँ पर संश्लेषण होगा, ये आपको बताना है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बताना है। बताइए भाई फटाफट जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। आप में से कितने स्टूडेंट्स का जवाब इसका सही आएगा, बताइए भाई फटाफट जल्दी से।
तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है ये काम होता है किसका, राइबोसोम का। इसीलिए हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, इसीलिए हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री या इसे कहा जाता है प्रोटीन का कारखाना, इसको कहा जाता है प्रोटीन का कारखाना। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें चेंज करना, इसका जवाब जो होगा, इसका जवाब होगा राइबोसोम, इसका जवाब बेटा राइबोसोम होगा। याद रखेंगे, कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से जो बना है वो राइबोसोम है, याद रखेंगे वो राइबोसोम है। अगला सवाल है, एकल कोशिका वाले जीव रूपों की खोज एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने कब की थी, तो 1674 में की थी, याद रखना है 1674 में की थी। माइटोकॉन्ड्रियल की आंतरिक झिल्ली से होने वाले संक्रमण को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डिंग होंगे इनको हम क्रिस्टे बोलते हैं, याद रखना है। ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम क्रिस्टे बोलते हैं, याद रखेंगे। अगला, जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होगी, तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मोनेरास कहा जाता है, क्योंकि वो मोनेरा किंगडम में आएंगे और उनके सेल में एक भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। अगला सवाल, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, तो डीएनए की फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में 80% से अधिक मात्रा में क्या मिलेगा, तो पानी मिलेगा, याद रखना है पानी मिलता है। सेलुलर एनर्जी ऑफ सेल फॉर सेलुलर प्रोसेस, यानी कोशिका के अंदर जो कोशिकीय यानी जो ऊर्जा मुद्रा है जिसका इस्तेमाल कोशिकाएं करती हैं वो किस रूप में करेंगी, एटीपी के रूप में करेंगी, और इसी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना है। सेलुलर टोटोपेंसी का मतलब क्या होता है, तो उसका सीधा सा मतलब है पदप कोशिका के पूर्ण पौधे में बनने की क्षमता, इसी को सेलुलर टोटोपेंसी कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाई जाएगी, तो भाई बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाई जाती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक पौधे में माध्यम लेमिना प्राथमिक कोशिका और माध्यमिक दीवारों में मौजूद होता है और कोशिका विस्तार के दौरान विकास के प्रारंभिक चरणों में जमा होता है, किस रूप में, पैक्टिन के रूप में जमा होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, बाकी आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, यहीं पर आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे। आपको यहाँ पर ये पहचानना है कि कौन सा वाला क्रम जो है बिल्कुल सही दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, बिल्कुल गलत, नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते, गलत है, बल्कि पाए जाते हैं। ये वाला विकल्प सही दिया गया है, बी ऑप्शन सही दिया गया है। जंतु कोशिका में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोम तीनों चीजें मिलती हैं, ये सही जवाब है। अगला, वॉल्टर फ्लेमिंग ने किस वर्ष कोशिका केंद्र में पाए जाने वाले दागदार पदार्थ के लिए क्रोमेटिन शब्द गढ़ा था, किस साल दिया था, तो 1879 में दिया था, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा केवल पदप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, तो याद रखिएगा सेल वॉल जो है वो केवल प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है, याद रखेंगे। पदप कोशिकाओं के सबसे भारी आवरण को हम क्या कहते हैं, तो इसे सेल वॉल कहते हैं, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं, याद रखना है। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये काम है माइटोकॉन्ड्रिया का, और यही रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस, यही रीजन है कि इसे ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस बेटा इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन को न्यूक्लीकरण विभाजन के रूप में जाना जाता है, तो याद रखेंगे वो है मियोसिस, जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अगला यहाँ पर है कि किस कोशिका वैज्ञानिक ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और छटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका की व्याख्या की थी, तो ये थे जॉर्ज ई प्लेडे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, डैश को कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में जाना जाता है, तो इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, या जिसे हम कहेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा अंग स्वयं की कृतियां बना सकता है, स्वयं की कॉपीज बना सकता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए और इसके पास राइबोसोम होता है। किस अंग को कोशिका का डाकघर या पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, तो वो है गोल्गी एपरेटस, क्योंकि इसका काम होता है पैकेजिंग करना, डिस्पैचिंग करना, इसीलिए इसको कहते हैं। अगला है, एमआरएनए से जुड़े राइबोसोम का नाम क्या है, तो उसे हम पॉलीजोम कहते हैं, उसको हम पॉलीजोम के नाम से जानते हैं। जीवित जीवों की मूल संरचनात्मक इकाई क्या है, तो याद रखना सेल ही है, कोशिका ही है, क्योंकि सभी के जीवन की शुरुआत कोशिका से हुई है। लाइजोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से बनता है, तो ये गोल्जाई बॉडी से बनता है, याद रखेंगे गोल्जाई बॉडी से बनेगा।
सुसाइडल बैग किसको कहा जाएगा? लाइज़ोम को कहा जाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं और ये अपनी कोशिका को नष्ट करने की क्षमता रखता है। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रायदीपीय जलिका कहा जाएगा। अगला सवाल है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा क्या? तो याद रखेंगे, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है वो है आपका स्पर्म, या जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से कवर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ पर हम ऐसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।